डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 17 हम बना चुके हैं। आज देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 18। तो किसी भी एग्जाम के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब 31 चैप्टर में से केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक से ज्यादा मतलब 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है नस्ट इक्वेशन। सो नस्ट इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स है उस सभी कंसेप्ट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन। तो क्या है नस्ट इक्वेशन? तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, जो चार्ज सेपरेशन होता है वो देखा, ईएमएफ देखा, हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा, हमने दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो भी रॉड होता है, मतलब जिंक रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, तो व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। So electrode potential is depend on the concentration of that solution. Electrode potential or cell potential is also depends on the temperature, and electrode potential is also depends on the pressure of gas. अगर इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड है, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो गैस इलेक्ट्रोड होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। तो इसके बारे में अगर डिटेल में देखना है तो हमें पढ़ना होगा नस्ट इक्वेशन। तो शुरू करते हैं आज नस्ट इक्वेशन। तो अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज हमें पढ़ना है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन ये कहां से आया, किस तरह से कैलकुलेट हुआ, उसमें उसके ऊपर किस तरह से रिसर्च हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली नस्ट इक्वेशन को पढ़ना है। E इज इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln Q। तो ये है नस्ट इक्वेशन। E इज इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln Q। अब इसमें हर एक जो E है, E0 है, RT NF, ये क्या है ये हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो E क्या है, E है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E क्या है, E है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब E0 क्या है, तो E0 मींस इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है चार्ज सेपरेशन। When oxidation half cell and reduction half cell connected in the same electrochemical cell, then whatever the charge changes takes place, whatever the charge separation takes place, that is called as the electrode potential. अब ये ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, वो हुआ आपका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या हमने पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब एट 298 केल्विन टेम्परेचर को हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन होना चाहिए 1 मोलार। तो सॉल्यूशन
1 molar solution at 298 Kelvin temperature. At that time, whatever the electrode potential is called as the standard electrode potential. तो आपको E समझ में आया, E मतलब observed electrode potential. आपको E0 समझ में आया, E0 मतलब standard electrode potential. Standard electrode potential means electrode potential measured at 298 Kelvin, and when the solution is, or solution must be the 1 molar. तो solution 1 molar होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 Kelvin टेम्परेचर होना चाहिए. तब जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब जाएंगे आगे. आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट है आर. गैस कांस्टेंट कितना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. इतनी वैल्यू है आर की गैस कांस्टेंट की. अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर टी क्या है, टी है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, यहां पे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा टेम्परेचर इन केल्विन. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए. डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए. डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये आएगा स्केल किस में, केल्विन में आएगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, केल्विन स्केल में कन्वर्ट हुआ. तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है आर की भी कई प्रकार की वैल्यू होती है. हमें क्या लेना है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. और टेम्परेचर कितना लेना है, टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम 273, एक्चुअल वैल्यू होती है 273.15 होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 273 केल्विन आप ऐड करके उस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये हुआ क्या, टेम्परेचर हुआ. अब n मतलब क्या, तो n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल Zn2+ एक्वियस फॉर्म में जो है वो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू जिंक सॉलिड. तो ये जो है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, फॉर द रिडक्शन ऑफ Zn2+, addition of 2 electron takes place and Zn2+ is converted to zinc solid. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे. तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 ही आएंगे. दूसरा एग्जांपल Ag+, सिल्वर Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1+ चार्ज है, 1+ चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो ये कन्वर्ट होगा Ag सॉलिड में. तो यहाँ पे n कितना, यहाँ पे n 1. जब एप्लीकेशन देखेंगे तब हम इस इक्वेशन को, नल्स इक्वेशन को डिटेल में देखेंगे. तो हर एक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे. तो ये सीखा हमने, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब सॉल्यूशन 1 मोलार है और टेम्परेचर 298 केल्विन है. आर मतलब क्या, आर मतलब गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही काउंट करना चाहिए. तो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस अगर दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग 273. एंड n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दिया है तो आपको उस स्पेसीज के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या है ये पता लगाना है. मतलब जिंक दिया है तो Zn2+ होता है, Ag दिया है तो Ag+ होता है. तो कितना चार्ज दिया है उसके अनुसार आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, या आपको क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल का. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में क्या सीखा है हमने, रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके अनुसार हम रिएक्शंस को लिखना सीखे हैं. वहां पे रिएक्शंस दिया है तो रिएक्शंस को पकड़ के, रिएक्शंस को कंसीडर करके हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये सीखा है. ये दोनों को पकड़ के हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम नर्म्स इक्वेशन का एप्लीकेशन लिख सकते हैं.
तो यहां तक आए हैं हम। अब F क्या है? F मतलब है फैराडे, हमें पता है फैराडे। तो फैराडे का है, फैराडे का मतलब क्या? फैराडे मतलब 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। कितना होता है फैराडे? फैराडे कितना होता है? फैराडे कितना होता है? फैराडे होता है 96,500 कूलम। अब ये जो आंकड़ा है 96,500 कूलम, ये कहां से आया? तो हमने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। देन if 1 electron carries 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, then 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज, क्या करना पड़ेगा हमें यहां? अगर एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज करेगा? तो क्या करना पड़ेगा हमें? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी नियर अबाउट 96,500 कूलम। तो दिस इज कॉल्ड एज द फैराडे 1 फैराडे। तो 1 फैराडे मीन्स चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज, और चार्ज कैरीड बाय द 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 96,500 कूलम। तो उतना चार्ज मतलब 1 फैराडे। तो आपको ये भी समझ में आया F मतलब क्या। अब L यानी Q मतलब क्या? तो Q मतलब क्या है? Q मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या है? ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब क्या? तो रिएक्शन कोएफिशिएंट ये प्लस बी इट गिव सी प्लस डी। तो ये भी क्या है? रिएक्टेंट है। सी डी क्या है? प्रोडक्ट है। स्टेट इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट होती ना तो हम इस तरह से लिखते हैं, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट होती तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। ए बी इज कन्वर्टेड टू सी डी। अब ए बी, ए प्लस बी, ए को बी में ऐड किया और फिर ये शुरू हुआ रिएक्शन। अब कितने सी है कितने डी है, या रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं, ये पता नहीं है। तो तब Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। C मतलब क्या? प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या है? ये प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये क्या है? रिएक्टेंट है। B क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये Q मतलब क्या? इसी को कहेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट। मतलब क्या समझ रहा है आपको? तो इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, किसका रेशियो है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो उत्पाद है ये। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन अलग और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद अलग। तो ये क्या है? उत्पाद है। अब उत्पाद का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब आप कंफ्यूज होंगे कहां पे? केमिकल इक्विलिब्रियम से आप कंफ्यूज होंगे Kc या K मतलब क्या? तो K मतलब क्या? सेम है। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन K कहां पे आता है? K आता है जब स्टेट इक्विलिब्रियम होती है तब, और Q कब आता है? बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के पहले आता है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट तैयार होगा तब हम उसको Q नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको K बोलेंगे या Kc बोलेंगे। तो Kc मतलब क्या? सेम इक्वेशन है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का जो भी प्रोडक्ट है
उसका मल्टीप्लिकेशन, उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कहेंगे हम क्या, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसको कहेंगे के, और जब बिफोर इक्विलिब्रियम है, ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है क्यू। तो अब हम जाएंगे आगे। तो लॉग का नियम ये है कि एल एन क्यू, इसको अगर हटाना है हमें एल एन को, और इसको कन्वर्ट करना है लॉग ऑफ बेस 10 क्यू में, तो लॉग ऑफ बेस 10 के लिए इसको हम आर टी को या इस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आएगा क्या, E इज इक्वल टू E0 माइनस क्या कर रहे हैं हम, एल एन क्यू, ये जो एल एन क्यू है ना, इस एल एन क्यू को हटा के लॉग ऑफ बेस 10 कर रहे हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ये लॉग का रूल है। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्स्टेंट मतलब Q। अब Q को भी यहां से हटाएंगे हम, तो Q क्या है, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ आपका Q। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू E0 माइनस आर टी की जगह क्या करेंगे, यहां पे क्या है अभी बाकी क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 लिखा, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एल एन क्यू हट के वहां पे लॉग ऑफ बेस 10 लिख पाएंगे हम। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303। क्यों आया 2.303, क्योंकि एल एन क्यू की जगह अगर लॉग ऑफ बेस 10 लेते हैं हम तो 2.303 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लॉग रूल। तो 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पी मतलब प्रोडक्ट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट। अब आगे जाएंगे कि अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब कितना, 298 केल्विन टेम्परेचर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, तो सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए देख रहे हैं हम, 2.303 इंटू गैस कांस्टेंट 8.314 इंटू स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाय एन, तो बदलता रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, Ag प्लस में 1 मोल, Fe2 प्लस में 2 मोल, Fe3 प्लस में 3 मोल, Cu2 प्लस में 2 मोल, तो वो तो चेंज होता रहेगा, इसलिए हम सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो एट दैट टाइम 2.303, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन, फैराडे भी फिक्स है, कितना है 96,500 कूलम, इतना फैराडे है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.0592, इतनी वैल्यू आएगी है। इसको क्यों समझना है, क्योंकि हमें हर बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम इस वैल्यू को ध्यान में रख के डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ये वैल्यू कब आ रही है ये भी ध्यान में रखना है आपको, when temperature is a standard means 298 Kelvin temperature or 25 degrees Celsius. When temperature is 298 Kelvin, then this value becomes 2.303 constant value, fixed value, 8.314 gas constant, 298 Kelvin temperature is given or it is the standard temperature, and 96,500 coulomb means 1 Faraday, that is also fixed. Then value becomes, you can put it this value directly, E is equal to E0 minus 0.0592 डिवाइडेड बाय, सिर्फ यहाँ पे n बचा है बिकॉज दैट इज द चेंजेबल वैल्यू, ये फिक्स नहीं है n, तो 0.0592 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
reactant. So this value, this equation is for the Nernst. So what is the Nernst equation? Nernst equation means observed electrode potential is equal to standard electrode potential minus 0.0592 when temperature is 298 Kelvin temperature. N is number of moles of electrons log of base 10 concentration of product divided by concentration of reactant. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे? डायरेक्टली विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नर्स्ट इक्वेशन? कौन सा नर्स्ट इक्वेशन सही है? नीचे ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, तो उसमें से सही ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा डायरेक्टली. E इज इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln Q, ये इक्वेशन होगा. या Q की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ln की जगह log ऑफ बेस 10. अब log ऑफ बेस 10 लिया तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. या तो ये इक्वेशन को चूज करना पड़ेगा आपको, उसको रटना पड़ेगा आपको, या इस इक्वेशन को चूज करना पड़ेगा आपको. E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ बेस 10 concentration of product divided by concentration of reactant. या तो ये इक्वेशन देंगे या ये इक्वेशन देंगे या ये इक्वेशन देंगे. कब? एट 298 केल्विन टेम्परेचर को. तो ध्यान से पढ़ना है आपको. जनरल इक्वेशन पूछा गया है, ये चूज करना है आपको या ये चूज करना है. दोनों भी ऑप्शन नहीं होंगे वहां पे, या तो ये होगा या तो ये होगा. ये दोनों भी दिए तो नीचे ऑप्शन होगा कि दोनों सही है. बोथ आर द राइट आंसर्स. तो ये इक्वेशन दिया होगा कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर विच इक्वेशन इज द करेक्ट. तो आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करते बैठना नहीं है. तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस ऑप्शन को चूज करना है. E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय R log ऑफ बेस 10 concentration ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय concentration ऑफ रिएक्टेंट. और हमेशा ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हेन E इज इक्वल टू E0, E इज इक्वल टू E0 कब आता है, मतलब ये E इज इक्वल टू E0 कब आता है, ये वैल्यू का मीनिंग 1 आना चाहिए तब आता है. तो व्हेन E इज इक्वल टू E0, तो E इज इक्वल टू E0 कब आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम है, तब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1. तो ये वैल्यू अगर 1 आती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन समझो 1 मोलार है, प्रोडक्ट का 1 मोलार है, रिएक्टेंट का 1 मोलार है, प्रोडक्ट का 5 मोलार है, रिएक्टेंट का 5 मोलार है. तो 1/1, 5/5, 2/2, 3/3, ये कितना आएगा, 1 आएगा. अब log ऑफ बेस 10 1, तो log 1 का log कितना आएगा, 1 का log आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 0.000 आएगा. तो ये होल इक्वेशन कितना आएगा, माइनस के आगे का आएगा 0, बिकॉज दिस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF कितनी भी वैल्यू हो, इट इज मल्टीप्लाइड विद द 0. Because 0 comes from the, if concentration of product and concentration of reactant are the same, then this value becomes a 1 and log of 1 मतलब 0. तो 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा ये इक्वेशन, तो ये होल इक्वेशन आएगा कितना, 0. तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0, तो तब आएगा E इज इक्वल टू E0. तो कब, when E इज इक्वल टू E0, when concentration of product इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, सेम होता है, तभी क्या होगा, तभी E इज इक्वल टू E0. सो हमने 4 क्वेश्चंस MCQ के लिए, और अगर किसी भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, चाहे CBSE हो या आपका स्टेट बोर्ड हो, दोनों भी बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है. तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में. और MCQ में ये इक्वेशन पूछा जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln Q, या ये इक्वेशन पूछा जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये इक्वेशन पूछा जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय n log ऑफ बेस 10 concentration of product divided by concentration of reactant at
298 Kelvin. This is important, remember that. And when E is equal to E0, when concentration of product is exactly equal to the concentration of reactant, at that time this value becomes 1 and log of 1 becomes a 0. So this whole quantity multiplied with 0 becomes the 0. Then at that time E becomes equal to the E0, that is the E is equal to E0. I hope आपको नस्ट इक्वेशन समझ गया है. अब हम आगे जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन. नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखेंगे. तो सबसे पहले एप्लीकेशन देखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल. तो सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन अभी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर ये बहुत अच्छे से समझना है ना आपको, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देखना ही होगा. तो क्या ये जो सबसे पहले देख रहे हैं या नए हैं, तो उन्होंने क्या करना है, वो सेल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाए. मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वहां पे लिंक दी है हर एक पॉइंट के लिए, हर एक बीट के लिए, चैप्टर में जो भी आता है, तो उस बीट पे डायरेक्टली आप क्लिक करो और वहां पे जाके सेल रिप्रेजेंटेशन देखो. तो किस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है, अगर समझना है ये अच्छी तरह से तो. और अगर वहां पे जाना भी नहीं है तो यहां पे अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा. जिंक सॉलिड रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं हम, किसका? सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, डैनियल सेल का. तो जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन Zn2+, एक्वियस 2 वर्टिकल लाइन, Cu2+, एक्वियस वर्टिकल लाइन, Cu. इसके लिए रूल्स है, वो रूल्स भी हमने डिस्कस किए हैं किसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इस पार्ट में. तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया. फिर भी एक बार बताता हूं, इसकी तरफ मतलब ये साल्ट ब्रिज है, 2 वर्टिकल लाइंस मतलब साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में आता है क्या? एनोड आता है. साल्ट ब्रिज के राइट में आता है क्या? कैथोड आता है. जिसका रिडक्शन होता है वो क्या है? कैथोड है. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है? एनोड है. तो लोन हमने ट्रिक वहां पे भी डिस्कस की थी. ट्रिक लोन मतलब लोन L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव. तो जो भी लेफ्ट में है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, और जो एनोड है वो चार्ज कैरी करता है क्या? वो चार्ज कैरी करता है निगेटिव. तो हमें क्या करना है, अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है, इसका सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे. तो मेरे लेफ्ट में जो है या आपके लेफ्ट में जो है वो है जिंक. तो जिंक कन्वर्ट हुआ है किसमें? Zn2+ में. और वो लेफ्ट में है मतलब एनोड है, और एनोड है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो हम उस रिएक्शन को लिखेंगे Zn सॉलिड, इट इज कन्वर्टेड टू Zn2+, एक्वियस. एक्वियस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड में से, रॉड में से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो सॉल्यूशन में जा रहा है. तो सॉल्यूशन में एक्वा है, पानी है सॉल्यूशन में, तो हम लिख रहे हैं इसको Zn2+ एक्वियस बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. कहां हो रहा है? एनोड पे हो रहा है. ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां पे? एनोड पे. अब जो हमारे राइट साइड में है वो क्या है? वो कैथोड है. कैथोड का क्या होता है? कैथोड का होता है रिडक्शन. तो Cu2+ एक्वियस मतलब सॉल्यूशन में जो भी Cu2+ है हमने लिए हैं उसमें हाफ सेल में, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ये जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड. कैथोड में जो सॉल्यूशन है Cu2+, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड. क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? डैनियल सेल में कैथोड पे होता है. तो ये रिडक्शन कैथोड पे हो. अब हमें क्या करना है? हमें इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना है. नेट सेल रिएक्शन निकले के लिए ये भी हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है. नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या रूल्स है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होने चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड नहीं है तो उसको रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. फॉर्चुनेटली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स.
तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। अब बैलेंस क्यों होना चाहिए इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शंस आर सेम। तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड। अब हमें लिखना है रिएक्शन Zn सॉलिड एज इट इज, Zn सॉलिड। रिएक्टेंट की साइड, रिएक्टेंट में तो ये Cu2 प्लस एक्वियस। अब ये प्रोडक्ट साइड Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। तो ये क्या बना हमारा, ये रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके रिएक्शन लिखा, रिएक्शन को कंसीडर करके नेट सेल रिएक्शन को लिखा। इतना देखना पड़ता है अगर स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है तो। हाउ विल यू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल बाय यूजिंग द नॉस्ट इक्वेशन? या दूसरा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी वैल्यूज दे दी होगी आपके, तो उन वैल्यूज को नॉस्ट इक्वेशन में रखना पड़ेगा और आपको सेल पोटेंशियल उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरह से रखना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, हम देखेंगे वन बाय वन। तो ये इक्वेशन लिखा हमने, ये रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है या उन्होंने पूछा कि डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा। रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके रिएक्शंस को लिखा, रिएक्शंस को कंसीडर करके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस्ड करके नेट सेल रिएक्शन को लिखा। अब क्या करना है हमें, अब हमें नॉस्ट इक्वेशन को लिखना है और इनको उठा के नॉस्ट इक्वेशन में रखना है। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या है, नॉस्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0, याद है आपको, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इक्वेशन कब आएगा पता है आपको? अगर समझो ये 1 मोलार है, Zn2 प्लस 1 मोलार है और ये भी 1 मोलार है, तो इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि E इज इक्वल टू E0 आएगा वहां पे। अभी हमने डिस्कस किया है, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम आता है तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी लॉग बेस 10 1, मतलब 0। तो ये होल क्वांटिटी बिकम्स 0, देन E इज इक्वल टू E0। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो ये होल इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे E इज इक्वल टू डायरेक्टली E0 आप लिख सकते हैं, दिया होता है E0, तो E इज इक्वल टू E0 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कब? कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है दोनों का, दोनों भी हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो डायरेक्टली आपको लिखना है E इज इक्वल टू E0। अगर इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो ये इक्वेशन, ये P क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, तो इसको प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। ये रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है आपके लिए। ये कहां से निकाले, रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखना आना चाहिए, रिएक्शन का नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को इस नेक्स्ट इक्वेशन में फिलअप कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ बेस 10। अब ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉपर का, कॉपर इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Zn सॉलिड, तो Zn का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cu2 प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका क्या है, ये आपका इस रिएक्शन के लिए नॉस्ट इक्वेशन है। और आगे जाना है, हमें क्या जाना है, ये ध्यान में रखना है, अगर सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वियस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में है तो इसकी मोलैरिटी पकड़ना है यूनिटी, हमेशा ध्यान में रखना है। इफ एन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इन द सॉलिड फॉर्म, अगर गैस इलेक्ट्रोड को हमने अलग किया, गैस इलेक्ट्रोड को यहां पे कंसीडर नहीं करें, तो अगर सॉलिड इलेक्ट्रोड है तो उसका कंसंट्रेशन कितना पकड़ना है, हमें 1 पकड़ना है। तो ये कॉपर सॉलिड 1 आएगा,
जिंक सॉलिड 1 आएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 इट बिकम्स 1। तो इसको हटाओ, यहां से जिंक को हटाओ, कॉपर को हटाओ, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर यूनिटी 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक यूनिटी 1। कहां पे? जब ये सॉलिड फॉर्म में है, जब ये सॉलिड स्टेट में है तब। तो बचता क्या है? बचता है, यहीं पे लिखेंगे हम, इसको हटाएंगे जिंक को, तो ये जिंक को हटाया, ये कॉपर को हटाया, बिकॉज बोथ आर इन द सॉलिड फॉर्म, इट कंसिडर्ड एज द 1 और यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन आएगा क्या? इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ बेस्टेड concentration of Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus। अब इसी इक्वेशन को आपको जब कंडीशन टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो किस तरह से लिखना पड़ेगा? इस इक्वेशन को किस तरह से इक्वेशन कन्वर्ट होगा? जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन देन दिस इक्वेशन बिकम्स, कैसा आएगा इक्वेशन? तो ये 2.303 मल्टीप्लाइड बाय आर गैस कांस्टेंट 8.314 इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाय एफ 96,500 कूलम। तो ये होल क्वांटिटी को हटा के, मतलब हमें पता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन एंड इसका डिवाइडेशन कितना आएगा, फिक्स है वो कितना आएगा 0.0592। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जब 298 टेम्परेचर दिया होता है तब। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई n log ऑफ बेस्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ये इक्वेशन कब? ये इक्वेशन 298 केल्विन टेम्परेचर को। तो अब थोड़ा आगे जाएंगे इसके, वो जो लास्ट रिएक्शन हमने देखा वो विदाउट कोएफिशिएंट थी, तो अगर कोएफिशिएंट आता है तो ये इक्वेशन क्या आएगा? तो एक जनरल रिएक्शन देखते हैं हम, ये प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। सी प्लस डी क्या है? प्रोडक्ट्स है। ये प्लस बी क्या है? रिएक्टेंट्स है। अब इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है, समझो। तो बैलेंस करने के लिए ये इज मल्टीप्लाइड बाय ये कोएफिशिएंट, ध्यान में रखना है आपको। ये जो कैपिटल ये है रिएक्टेंट, कोई भी हो सकता है, जिंक होगा या कॉपर होगा या कोई भी होगा। तो ये मतलब क्या है? ये मतलब एलिमेंट है या रिएक्टेंट है, और ये मतलब क्या है? ये मतलब ये है कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट है, रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट, जिससे मल्टीप्लाई करके हम रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। तो H2O तो कितने? 2 हाइड्रोजन, और ये H2 दो मतलब 2H। तो इसको हम बैलेंस करते हैं जब रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट को लेके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। तो ये B एक रिएक्टेंट है, तो इस B को बैलेंस करने के लिए हमें रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट है स्मॉल b। कंफ्यूज हो, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ए की जगह दूसरा कुछ n लो, b की जगह इस छोटे b की जगह x लो, यहाँ पे y लो, यहाँ पे z लो। तो ध्यान में रखना है, जो छोटे वाला है वो कोएफिशिएंट है, और जो बड़े वाला है ये तो रिएक्टेंट है या तो प्रोडक्ट है। तो ये c यहाँ पे कोएफिशिएंट, रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट है स्मॉल c, इस c को बैलेंस करने के लिए, और यहां पे कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड है स्मॉल d, इस d को बैलेंस करने के लिए। तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, जिसमें a प्लस बी इट गिव c प्लस डी। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और ये b स्मॉल लेटर में जो लिखा है वो दैट इज द स्मॉल a b c d दैट आर द कोएफिशिएंट्स, वो कोएफिशिएंट है। तो हमें इस इक्वेशन को लिखना है नस्ट फॉर्म में। अब नस्ट इक्वेशन क्या है? फिर से एक बार, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ बेस्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अब हमें ध्यान में रखना है, या जिनका इक्विलिब्रियम 11th में चैप्टर है इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस इक्वेशन का क्या करना है? सिर्फ
हमने देखा है कि विदाउट कोएफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यहां तक पढ़े हमने इसी पीरियड में। सिर्फ करना क्या है आपको, रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लेके जाना है, तो रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट यही करना है। मतलब ये इक्वेशन किस तरह से आएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ बेस स्टेट। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है C एंड D, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, मतलब उत्पाद का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेजेस टू सी, इसका कोएफिशिएंट से रेज करना है, तो 2 आएगा तो इसका ऊपर 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। एक इक्वेशन लेंगे हम और भी अच्छे से समझ में आएगा इक्वेशन को कंसीडर करके। तो C रेजेस टू C, ये C क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये C क्या है, ये C उसका कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या, रिक्वायर्ड जो भी संख्या है रिक्वायर्ड बैलेंस करने के लिए, तो ये C रेज टू C। अब D रेजेस टू क्या आएगा, D रेजेस टू आएगा स्मॉल d, अब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है नीचे डिनोमिनेटर में, तो रिएक्टेंट क्या है, ये है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये रेजेस टू इट्स पावर, रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका कोएफिशिएंट है ये, तो इसको ये को हमने उसके ऊपर लिखा। अब क्या है, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, दूसरा रिएक्टेंट है B, तो B रेजेस टू B, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट दैट इज B। ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है ऊपर लिखा हमने, और प्रोडक्ट का जो भी कोएफिशिएंट है वो भी ऊपर लिखा हमने, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेजेस टू इट्स कोएफिशिएंट। अब यही इक्वेशन अगर 298 केल्विन को लिखना है हमें, तो क्या लिखना होगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस ये होल मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा पता है हमें, 0.0592 डिवाइडेड बाय n, इतना आएगा। तो 0.0592 लॉग ऑफ बेस 10 concentration of C reaches to C, concentration of D reaches to D, concentration of A reaches to A, concentration of B reaches to its coefficient B। तो ये इक्वेशन 298 केल्विन के लिए यही इक्वेशन इस तरह से आएगा। अब जब इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड कोएफिशिएंट और इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड कोएफिशिएंट अगर सेम है, मतलब इसका प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट को पकड़ के इसका और इसका अगर सेम है तो ये आएगा 1, तो ये 1 आया होल क्वांटिटी, तो यही इक्वेशन क्या आएगा, यही इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू E0। तो कब ये इक्वेशन का यूज करना है, कब इस इक्वेशन का यूज करना है 298 केल्विन को, और जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आता है तो ये क्वांटिटी होल क्वांटिटी कितनी आएगी, 1 आएगी, तो लॉग ऑफ बेस 10 1, मतलब ये आएगा 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल इक्वेशन बिकम्स 0, तो बचेगा क्या, E0, तो E इज इक्वल टू E0। E क्या है, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये कब लिया है, 298 केल्विन टेम्परेचर को लिया है, और जब सोल्यूशन 1 मोलार होता है तब लिया है। ये कब लिया है, किसी भी कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है हमने उसको कहेंगे ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब तक हमने नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन बारे में पढ़ा, सेल पोटेंशियल किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ये हमने देखा। तो वहां पे हमने जिंक रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था, वो डैनियल सेल का एग्जांपल था। अब क्या हमें एग्जांपल, थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल यहां पे डिस्कस करना है।
यही फर्क है कि यहां पे जिंक रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखा हुआ है, और जो कैथोड है जो राइट हैंड साइड में होता है, ये 2 वर्टिकल लाइंस मतलब साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है आपको पता है, वो कैथोड है। और यहां पे कैथोड क्या है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। मतलब एक इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रोड गैस फॉर्म में है। तो जब गैस फॉर्म में मतलब गैस से इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, आपको ये सवाल आ सकता है कि गैस का इलेक्ट्रोड किस तरह से बनाया जाएगा। तो होता क्या है कि प्लैटिनम जो होता है, प्लैटिनम इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब क्या, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में आपको प्लैटिनम कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो प्लैटिनम एक हॉलो एम्प्टी स्पेस वाला जैसे रॉड की तरह होता है, तो उसमें से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस जिस सेल से पास कर रहे हैं, इन दिस एग्जांपल इट एक्ट्स एज अ कैथोडिक हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल है ये। तो उसमें H प्लस एक्वियस है, मतलब HCl होगा या H2SO4 होगा। तो H प्लस एक्वियस फॉर्म में है, उसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। प्रेशर पता नहीं है, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक होगा, 2 एटमॉस्फेरिक होगा, या कोई भी प्रेशर होगा। तो यहाँ पे P मतलब क्या है, प्रेशर, और ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और कॉमा देके या वर्टिकल लाइन देके भी हम यहाँ पे प्लैटिनम लिख सकते हैं। प्लैटिनम मतलब इट इज एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड में से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, जिसमें सोल्यूशन H प्लस वाला एक्वियस सोल्यूशन है। तो वर्टिकल, 2 वर्टिकल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, तो उसके राइट हैंड साइड में आता है क्या, आता है कैथोड। उसके लेफ्ट हैंड साइड में आता है क्या, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आता है एनोड। एनोड का क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके, इसको ध्यान देके हमें इसका रिएक्शंस लिखना है। तो रिएक्शंस किस तरह से लिखेंगे, जिंक सॉलिड इज कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस एक्वियस। पता है ना, ये जिंक सॉलिड से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में आ रहा है, कौन, Zn2 प्लस। इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एक्वियस फॉर्म लिख रहे हैं। तो बाय लूजिंग, क्या लूजिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग। तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। कहां पे हो रहा है, एट एनोड पे। एनोड क्यों है ये, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव होते, तो इलेक्ट्रॉन मूव हुए कहां पे, एनोड से कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड में रिडक्शन होगा। तो कैथोड साइड में सॉल्यूशन में H प्लस आयंस है, तो ये H प्लस एक्वियस 2 लिखेंगे। यहां पे हाइड्रोजन गैस बनाना है हमें, तो 2H प्लस गैस 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस। यहां पे गैस का प्रेशर भी लिखना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने लिखा। क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कहां होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। कैथोड लिखते हैं कहां, राइट हैंड साइड में। कैथोड चार्ज कौन सा कैरी करता है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को करना है बैलेंस्ड। ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ सेल में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए हमें उसको करना है बैलेंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। कैंसिल कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होंगे तब। तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिएक्शन को एज इट इज लिखना है। जिंक सॉलिड लिखा, प्लस 2H प्लस एक्वियस लिखा। फिर क्या करना है, Zn2 प्लस एक्वियस, इस Zn2 प्लस को लिखा एज इट इज। प्लस क्या लिखा, प्लस ये लिखा हाइड्रोजन गैस। इसका कुछ प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये हमने लिखा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नेट सेल रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन का यहाँ पे यूज क्या है, यहाँ पे इसको हमें रखना है नस्ट इक्वेशन में और कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से एक बार लिखेंगे नस्ट इक्वेशन,
E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नर्स्ट इक्वेशन है किसी भी टेम्परेचर पे। अगर 298 केल्विन आता है तो यहाँ पे 0.0592 आएगा डिवाइडेड बाय N आएगा। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है Zn2 प्लस और हाइड्रोजन गैस। तो किस तरह से लिखते हैं इसको, तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ बेस 10। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है Zn2 प्लस, तो इसका हमें लिखना है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका हमें लिखना है क्या, इसका लिखना है हमें कॉन्सेंट्रेशन। और जब गैस होता है तो गैस का लिखना है हमें क्या, प्रेशर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, उत्पाद का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे उत्पाद कौन है, प्रोडक्ट कौन है, Zn2 प्लस है और हाइड्रोजन गैस है। तो Zn2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। ये भी इक्वेशन हमेशा पूछता है कि इस सेल पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कौन सा इक्वेशन सही लिखेंगे। तो ये इक्वेशन क्या आएगा, Zn2 प्लस इंटू प्रेशर ऑफ H2 गैस। यही सिर्फ कंफ्यूजिंग फैक्टर है, ये तो आप लिख सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ H2 गैस, यहाँ पे प्रेशर क्यों लिखा, क्योंकि गैस है तो गैस का हम प्रेशर लिखते हैं, इसलिए हमने प्रेशर ऑफ H2 गैस लिखा डिवाइडेड बाय। अब प्रोडक्ट लिखना है, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है जिंक सॉलिड। तो हमें पता है जिंक सॉलिड, सॉलिड फॉर्म जो भी है उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो उसको नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो ये आएगा जिंक सॉलिड 1। अब ये दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है वो क्या है, H प्लस है। तो ये लिखा H प्लस एक्वियस, यहाँ पे भी एक्वियस लिखना पड़ेगा। तो एक्वियस लिखा। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट रेस टू इट्स कोएफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू इट्स कोएफिशिएंट। तो ये 2 कोएफिशिएंट है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 2। इसका मतलब क्या है, अगर 1 मोलर है ना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 ब्रैकेट में आएगा, ऊपर आएगा 2। अगर 2 मोलर है ना, तो यहाँ पे 2 रेस टू, अगर कोएफिशिएंट 2 है तो और मोलैरिटी 2 है तो 2 रेस टू 2 आएगा। कोएफिशिएंट अगर 3 आता समझो, तो वहां पे 2 रेस टू 3, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है कब, किसी भी टेम्परेचर पे आएगा इक्वेशन ये। अब 298 केल्विन टेम्परेचर को क्या आएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस ये होल क्वांटिटी कितनी आएगी, ये होल क्वांटिटी आएगी कितनी, 0.0592। कब, एट 298 केल्विन टेम्परेचर हो तब। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई N लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस aqueous pressure of H2 gas divided by concentration of H plus aqueous raised to its coefficient that is 2। तो ये इक्वेशन कब, 298 केल्विन टेम्परेचर को, ये इक्वेशन कब, किसी भी टेम्परेचर को। एंड व्हेन E इज इक्वल टू E0, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब E इज इक्वल टू E0। अब यहाँ पे N क्या आएगा, इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए N क्या आएगा, 2 मोल्स, 2 मोल्स। तो यहाँ पे N आएगा 2, तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं आप N की जगह। तो ये यहाँ पे N इज इक्वल टू 2 आएगा। सो दिस इज फॉल अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से उसको लिखना है, एमसीक्यू के लिए किस तरह से ऑप्शन को चूज करना है, और उसके बाद हमने देखा उसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हमने देखा कि सेल पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके ऊपर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए भी पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, या
आपको डायरेक्टली इस रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा इक्वेशन सही है ये भी पूछेगा, या कौन सा इक्वेशन सही है, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा सही है ये भी पूछेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपका जो पीरियड है, आज का जो लेक्चर है, आप समझ गए हैं। तो पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।